हेलो गाइस, ओनली मैथ्स 12 अंकी की तरफ से आज मैं आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट्स जो था एंड पेडालॉजी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो थे इस पर हमने पहली वीडियोस बना दी हैं। इसकी मैं जो पहली वीडियोस थी उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसके देख सकते हैं। ये आज सेकंड वीडियोस है जो सीटेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं, मैं अगला पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए गाइस, चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है और देखिए गाइस क्या है कि शरीर विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है। शरीर जो विकास की गति होती है किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम देता हूँ। 10 सेकंड जल्दी से सोच कर बताइए गाइस, जल्दी से, बहुत जल्दी से बताइए। जो आपको लगे उसका आंसर आप अपने कॉपी पर लिखते चलिए और आप लास्ट में मिलाइए कि 50 में से हमारे कितने सही हैं। तो चलिए गाइस मैं बताता हूँ। पहले का जो सही है वो बाल्यावस्था है। पहले का क्या सही है? बाल्यावस्था। कि शारीरिक विकास जो होता है, शारीरिक विकास की गति अवस्था में बहुत कम हो जाता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में बहुत कम हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि किशोरावस्था की अवधि है। सभी लोगों को पता होगा गाइस। मैं इस पर 5 सेकंड आप लोगों को देखता हूँ। 2 मिनट में आप लोग जल्दी से बताइए इसका जो क्वेश्चन सही होगा वो कौन सा होगा चारों में से। आप सभी को पता है, मैं बताने जा रहा हूँ कि जो इसका सही ऑप्शन है वो 12 से 18 वर्ष। बाल्यावस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष, ये बाल्यावस्था होती है। अच्छा, शेषावस्था 0 से 5 या फिर 6, 0 से 5 या फिर 6 ये शेषावस्था है। और जो बाल्यावस्था होती है वो 6 से या कहीं कहीं 5 पे आपसे मिल जाएगा, 5 से 12, फिर 12 से जो 18 होती है वो किशोरावस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है कि 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है। तो जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है गाइस, आप लोग जल्दी से बताइए कि कौन सा सही है इसका। चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को 10 सेकेंड दे रहा हूँ, जल्दी से बताइए। सॉरी, 10 सेकेंड में दे रहा हूँ आप लोगों को जो 10 सेकंड है आप लोग जल्दी से बताइए कि शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या संवेगात्मक विकास या इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कि 13 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक का कौन सा विकास पूरा हो जाता है। कौन सा विकास? तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जो 13 वर्ष की अवस्था होती है उस तक पहुँचते पहुँचते जो बालक होता है उसका बौद्धिक विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का है वो क्या है? बालक विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है। तो इसके लिए 10 सेकंड आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से आप स्वतः समझिए कि 10 सेकंड का टाइम मुझे मिला है, इसको करना है। चलिए, प्रखर बुद्धि, यौन परिपक्व या बड़ा होना या खेल का मैदान। तो इसका सभी लोगों का जो सही आंसर है वो खेल का मैदान है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है कि बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी पेपर में देखने को मिला है। अभी जो 2017 का और 18 का जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें देखने को मिला था कि बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। तो आई होप ये आपको पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो स्टैनले हॉल है। बाल अध्ययन का पिता इन्हें कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है किसके अनुसार सीखने का आदर्श काल शेषावस्था है। किसके अनुसार शेषावस्था है? तो ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के सामने, जल्दी से आप लोग बता दीजिए इसका जो सही आंसर है कि सीखने का आदर्श काल शेषावस्था को किसने कहा, शेषावस्था है या किसने कहा। तो ये जो कहा क्वेश्चन है ये वेलेंटाइन ने कहा। इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि जो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? तो ये भी आप लोगों को पता होगा। 10 सेकंड में जल्दी से सोच कर बताइए। हीथ को या क्रो एंड क्रो या सैमुअल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा है, गलत है, ये गलत है। जो कहा ये क्रो एंड क्रो ने कहा, 20वीं शताब्दी को क्रो एंड क्रो ने कहा। चलिए, और मैं मतलब इन परिभाषाओं को ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया है। कुछ याद करने की करीब 15-20 परिभाषाएं हैं जो मैंने ट्रिक के साथ जोड़ा है। इसमें मैंने इसको भी जोड़ा था। आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके या आप, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर का है, कौन सा क्वेश्चन है कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है।
सभी लोगों को पता होगा कि बाल जो विकास है उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है, बाल्यावस्था जो होती है, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व कैसा होता है? तो सभी लोगों को पता होगा बाल विकास में जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है कि सभी के प्रति होता है, तो वो बहिर्मुखी होता है, बहिर्मुखी होता है। आप कॉपी में जरूर लिखते चलिए हमारे कितने सही हैं। बहिर्मुखी। ये ना सोचिए कि हमारे इतने गलत हुए, आपने मतलब उसके जगह पर आपने सीखा तो नए क्वेश्चन को आपने सीखा है, ऐसा नहीं कि आपके सारे गलत हो रहे हैं, पर आप सीख रहे हैं उससे। तो ये सोचिए हम ये सीख रहे हैं, हमको फ़ायदा हो रहा है इन क्वेश्चनों से। ये चाइल्ड डेवलपमेंट्स और पेडालॉजी दोनों से मिक्सिंग है, और मैं आशा करता हूँ कि इसकी करीब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मैं लाऊँगा, और जो 2020 का जो सीटेट है मैं आशा करता हूं कि आपका एक क्वेश्चन भी इससे मिस नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है कि किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है। तो सभी को पता होगा कि काम प्रवृत्ति जो होती है वो किस अवस्था में सबसे अधिक होती है। तो ये जो काम की प्रवृत्ति होती है कि ये काम करे वो काम करे, और तो उसके प्रति जो होती है वो बाल्यावस्था में होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम रखेंगे। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी ही पेपर में देखने को मिला है कि मतलब घुमाने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए क्या है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, मतलब हमने ए बनाया है तो इसका उल्टा ये दिख रहा है। बात समझिए, ये हमने ए बनाया, इसका उल्टा ए दिख रहा है। दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस तरह की उसके में गलतियां मिलती हैं। उसने बनाया तो इस तरह पर, दिख उस तरह। तो इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। किसका लक्षण है? तो आई होप आप लोग को ये भी पता होगा। 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से बताइए। सेक्शन अधिगम में असुविधा, या अधिगम में समस्या, या अधिगम में असशक्तता, या अधिगम में कठिनाई होती है। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा? अधिगम में असशक्तता, अधिगम में असक्तता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है? विकृति लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? विकृति जो होती है तो डिस्ग्राफिया का, डिस्लेक्सिया का, या डिस्प्रेक्सिया का, या डिस्कैलकुलिया का। तो 4 ऑप्शन हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। 10 सेकंड का टाइम आपको मिल रहा है, जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर आप लोग बता दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया। 50 क्वेश्चन है, काफ़ी हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, जो हमारा टाइम बर्बाद हो रहा हो उसको काफ़ी यूज़फुल बनाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो 13 नंबर का क्वेश्चन है कि अधिगम, अधिगम जिसने बिना संभव नहीं, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं, सॉरी जिसने हम बोल दिया, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं। तो किसके बिना संभव नहीं है? एक नंबर है शिक्षक, प्रेरणा, पाठ्यपुस्तक, या निर्देशन। तो आप सभी को पता होगा कि अधिगम जो है हमारा बिना प्रेरणा के असंभव नहीं है। जब तक मोटिवेशनल मतलब आप नहीं होंगे तब तक अधिगम नहीं सीख नहीं सकते। मतलब अधिगम का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सीखना। जो हमारे व्यवहार में एक वास्तविक परिवर्तन या कह सकते हो स्थायित्व परिवर्तन कर देता है, वही अधिगम कहलाता है। एकदम छोटी सी परिभाषा, एकदम छोटी सी परिभाषा, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन कर दे वही अधिगम कहलाती है। आई होप परिभाषा भी आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है 14 कि ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। ज्ञान जो है रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। तो इसको मतलब जो हमारा है अध्यापक को सुनना पहला ऑप्शन है। अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, ये दोहराना एक ही में। अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध या करके सीखना। तो आई होप जल्दी से आप इसका बता दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है करके सीखना। मतलब ज्ञान का मतलब क्या होता है? करके सीखना। ये इसका सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगॉस्की के द्वारा विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप सार प्रस्तुत करता है? समझिए इसका, आप लोग पढ़िए। और पहला ऑप्शन जो है विकास अधिगम से स्वाधीन, या अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं, या विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यह विकास अधिगम का समानार्थ है, समान आर्थक है। तो आई होप इसको जल्दी से आप लोग बताइए। इसका आंसर जो होगा आप
आपका सही होगा जो है इसका सही आंसर है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। जो विकास की जो प्रक्रिया होती है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा सीख जाता है और विकास इतना नहीं हो पाता है। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन है कि एक दिग्भ्रमित किशोर का पथ प्रदर्शन किया जाता है। देखिए, फटकार लगाकर या उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, उसके दोषों को उजागर करके या लालच देकर। तो आप ये इम्पोर्टेंट तो क्वेश्चन है ही है, सभी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक दिग्भ्रमित किशोर, तो उसको मतलब किशोर को हम कभी मतलब डांट फटकार के नहीं समझा सकते। उसको हम उसके मतलब ये आपके अच्छे गुण हैं, ये क्या है आपके अच्छे गुण हैं। इस पर से थोड़ी ये बात हम बच्चों को फटकार से आप जो होते हैं उनको आप फटकार का मतलब बाल अवस्था जो होती है उसको आप फटकार कर समझा सकते हैं। बच्चों को फटकार कर समझा सकते हैं और जो शेषावस्था होते हैं उनको लालच देकर आप समझा सकते हैं। और मतलब जो बाल अवस्था में होते हैं उसके दोषों को बताकर आप उनको समझा सकते हैं। ये जो है बाल अवस्था पर जो उनके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके आप मतलब किशोरों को मतलब पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि किशोर अवस्था में, देखिए किशोर अवस्था में किशोरियाँ अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। इसमें से सही 4 ऑप्शन है वुड, स्किनर, पियाजे, गेसल्स। तो आप लोग सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है कि किशोर अवस्था में किशोर व किशोरिया साथ में, मतलब प्लस का चिन्ह होगा। तो प्लस का मतलब लकड़ी से जोड़ दो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वुड। प्लस किसमें जुड़ेगा, लकड़ी जुड़ेगी यानी कि वुड। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है कि सूझ द्वारा सीखने के समग्र आकृतिवाद के प्रवर्तक हैं। सूझ द्वारा सीखने के समग्र आकृतिवाद के प्रवर्तक हैं तो कौन हैं। पहला ऑप्शन है कोफा, थार्नडाइक एवं कोहलर, कोफा एवं फॉरवर्ड, या वर्दीमर, कोफा एवं कोहलर, या वर्दीमर, फ्राइड या कोहलर। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक कोई सही है, जिसका मतलब एक सही क्रमबद्ध जो पहले दिया है, किसने पहले दिया, फिर दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। तो जल्दी से आप बता दीजिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले वर्दीमर, फिर कोफा, फिर कोहलर। वर्दीमर पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर कोफा। इस तरह से मिलान वाला भी क्वेश्चन दे सकता है तो आप लोग मिलाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से क्या दिया है, निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। तो अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है, निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं। तो देखिए अधिगम में आप लोग 4 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4। उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, दबाव। तो जो इसका करेक्ट आंसर है 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर है, निम्न में कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है, हमारा ये बात है। तो इसमें जो है दबाव प्रक्रिया का पक्ष नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मतलब जॉन डीवी संरचनावाद है, वाटसन व्यवहारवाद है, जीन पियाजे संज्ञानात्मकवाद है, वर्दीमर गेस्टाल्टवाद है। तो इससे आपके 4 क्वेश्चन नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन आपके मजबूत हो रहे हैं। हम इसका पहले सही आंसर आप लोग बताइए कि निम्न से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं दिया है, यहाँ पे कौन सा नहीं है। तो जो जॉन डीवी ये संरचनावाद नहीं है तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बात रही वाटसन क्या थे, व्यवहारवादी थे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास थे, वर्दीमर गेस्टाल्टवाद थे। चलिए समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट विकलांगता का उदाहरण है। सिंथेटिक पहला नंबर, डिसलेक्सिया दूसरा नंबर, ब्लूमिया तीसरा नंबर, कोई नहीं 4 नंबर। तो इसमें से एक आपका सही है और सही आंसर जो है आप बताइए, जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। तो आई होप आप लोग कॉपी पर लिख रहे होंगे कितने सही हो रहे हैं। और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, डिसकैलकुलिया किस विषय से संबंधित है। डिसकैलकुलिया किस विषय से संबंधित है। तो आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाइए कि जो इस विषय में आया है, तो लगभग हमारा सही कौन होगा। तो हिंदी संबंधित है नहीं तो इसको काट दीजिए। दृष्टि अक्षमता का है नहीं, इसमें मतलब काट दीजिए। अधिगम हो सकता है मानसिक अक्षमता, तो मानसिक मतलब डिसकैलकुलिया का जो विषय होता है वो मानसिक के लिए नहीं होता है, वो अधिगम अक्षमता के लिए होता है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। 23 नंबर का क्वेश्चन,
कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनमें से आप पहले उस क्वेश्चन, अगर आपको कुछ डाउट है तो सबसे पहले उसको काटिए जो हो नहीं सकता है, फिर दूसरे को काटिए जो हो नहीं सकता है, फिर तीसरे को काटिए, इस तरह से काट सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि नहीं है? सामूहिक विधि नहीं है। परिचर्चा, प्रेक्षण, कार्यशाला, सम्मेलन विधि। तो आप मतलब सीखने की सामूहिक विधि नहीं है, सीखने की जो सामूहिक विधि नहीं हो, प्रेक्षण करके मतलब सामूहिक विधि नहीं है, आप प्रेक्षण सामूहिक नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं सकते प्रेक्षण में। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा वो क्या है? एक शिक्षिका अपने शिक्षक का सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान से जोड़ सके। इससे मतलब को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है आप लोग बताइए? पुनर्वलन को, शिक्षार्थी स्वायत्तता को, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, या ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को। तो आई होप 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी से सोच कर बताइए। 1 2 3 4 इतनी टाइम 10 सेकंड चलता नहीं, कायदे से सोच लीजिए, पढ़ लीजिए इसका जो सही आंसर है कौन सा है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का ये क्वेश्चन सही ही होगा। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों का सही होगा। तो इसका सही आंसर हम बताते हैं, ये ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के बता सकते हैं। हाँ, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन से, और हाँ, यदि आपका मतलब 10 क्वेश्चन आपने देखा कि 10 में हमारा कितना एवरेज भी देख लीजिए कि 10 में इतना एवरेज रहा, 20 में हमारा इतना एवरेज देखते चलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, संबंधवाद या कहते हैं साहचर्यवाद के सिद्धांत का कौन सा बंध संबंधित है? कौन सा बंध संबंधित है? स्थितियाँ दिया है, स्थितियाँ व प्रत्युत्तर, या उद्दीपन व प्रत्युत्तर, या उद्दीपन व प्रतिक्रिया, या प्रत्युत्तर व प्रतिक्रिया। इसमें से 4 में से कोई एक सही है। आप जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। कि संबंधवाद सहचार्यवाद के सिद्धांत में से कौन सा बंध संबंधित है? तो इसका जो संबंध संबंधित है वो हमारा उद्दीपन व प्रतिक्रिया से, उद्दीपन व प्रतिक्रिया से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? चलिए इसका जो हमारा ऑप्शन है, पहला मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक चरण, या संवेदी प्रेरक चरण, या चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो इसमें से कोई एक सही है। आप जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका सही कौन सा आंसर है। कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। पूर्व संक्रियात्मक चरण आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो वीडियो को स्टॉप करिए और पुनः उसको फिर से समझिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि रॉबर्ट एम गेने के अनुसार निम्न में से कौन सा अधिगम प्रकार नहीं? अधिगम प्रकार नहीं, यहाँ पे एक देखिए एक बात है जो दिया है, अधिगम प्रकार नहीं है। कौन सा बात कही है? कि अधिगम प्रकार नहीं है। क्या कह रहा है? अधिगम प्रकार नहीं है। तो इसमें से पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है अंतर्दृष्टि अधिगम, या श्रृंखला अधिगम, या शाब्दिक साहचर्य अधिगम। तो ये आप लोग जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के साथ। टाइम अपना आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं कि 10 सेकंड का है, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके सामने लाना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैं फर्जी क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। आप भी समझ गए होंगे कि हमारे कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि मैं अगर हल्के हल्के क्वेश्चन लाऊंगा तो उससे सीटेट और ये सुपर टेट या यूपी टेट निकलने वाले नहीं हैं। आज जो इस समय इतनी कंडीशन है, इतने मतलब हर एक स्टूडेंट मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहा है। तो आई होप तगड़ी मेहनत करिए, जिससे जो सीटेट है या सुपर टेट एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकें। चलिए मोटिवेशनल हो गया। अब 27 नंबर का हमारे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? अंतर्दृष्टि अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कि सीखने की खेल विधि उपयोग है किस अवस्था में? बाल्यावस्था के लिए, प्रौढ़ावस्था के लिए, युवावस्था के लिए, या परिपक्वावस्था के लिए? 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है। आप 10 सेकंड का टाइम लीजिए हमसे और आप करके बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट बॉक्स में जितने भी सही हों आपके, 10, 5, 20, 50 में 50, तब भी बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी कि किसी के इतने अच्छे नंबर हैं। आई होप इसका भी आंसर आप लोगों को पता होगा कि सीखने की खेल विधि उपयोगी है। तो किस अवस्था के लिए खेल विधि उपयोगी होती है? ये बाल्यावस्था के लिए खेल विधि बहुत उपयोगी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है, अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अभ्यास के कारण मतलब व्यवहार में परिवर्तन होता है। वृद्धि, परिपक्वता, अधिगम, अभिप्रेरणा। 4 नंबर में से कोई एक सही है आपका, जल्दी से बता दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, देरी ना करिए, क्योंकि काफ़ी पेपर होता है और इसी पे मैथ, क्योंकि सीटेट में मैथ टाइम टेकन होता है, तो इसी में आप मतलब अपने टाइम को बचा सकते हैं और मैथ में उसका टाइम आप उसमें दे सकते हैं। मैं मैथ की भी वीडियो रेगुलर बनाने की कोशिश करूँगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियोस कैसी है। चलिए अगले क्वेश्चन हम इसका सही आंसर बताते हैं कि अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? आप सभी को पता होगा, अधिगम ही तो परिवर्तन है, अधिगम ही तो परिवर्तन है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाली नहीं है। मतलब देखिए क्या दिया, नहीं है। समझिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाली नहीं है। बुद्धि, अनुभव, व्यक्तित्व या प्रत्यक्षीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अनुभव हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 31 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा सही है कि एक अधिगामित प्रक्रिया क्रमित लुप्त होना कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये आप लोग बताइए, क्या कहलाती है? विलोपन या सामान्यीकरण, विभेदन या अनुबंधन, क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सही है। आप लोग बता दीजिए, जल्दी से बताइए। टाइम की वैल्यू आप लोग समझिए कि टाइम कम ही है। टाइम कम लेते हुए मैं 50 क्वेश्चन कराता हूँ। एक अधिगामित प्रक्रिया का क्रमित लुप्त होना कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विलोपन। ये क्या कहलाता है? विलोपन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्नलिखित में से किस में ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणाम या पूर्विकता, ये क्या लिखा है? हाँ, पूर्विकता से शक्तिशाली या कमज़ोर होता है। कौन सा कमज़ोर होता है? प्राचीन अनुबंधन, सूझ अधिगम या क्रिया प्रसूत अनुबंधन या स्वतः अधिगम। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए। 10 सेकंड का टाइम लीजिए हमसे, 10 सेकंड का, और जल्दी से बता दीजिए कि क्या हमारा क्वेश्चन 32 नंबर का आपका करेक्ट हो रहा है। तो 32 नंबर का जो करेक्ट हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। सही से क्वेश्चन समझ लीजिए क्या दिया, निम्नलिखित में से किसमें ऐच्छिक व्यवहार, अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार उसके परिणामों या पूर्विकता से शक्तिशाली या कमज़ोर होता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। यह उदाहरण है। ये कौन सा उदाहरण है? उसने क्या किया? चिंतन किया। उसने क्या किया? चिंतन किया। या अंतर्दृष्टि है या विप्रेरणा है या प्रेरणा है? इसमें आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये पेडालॉजी का क्वेश्चन है। पेडालॉजी का क्वेश्चन है तो कंफ्यूजन करने वाला होता है, और कुछ लोग सही बताएंगे, ऐसा नहीं कि सभी लोग गलत बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप में से ही कोई एक बताएगा अंतर्दृष्टि है। ये क्या है? अंतर्दृष्टि है। समझिए इसका मतलब क्या है, अंतर्दृष्टि है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 34 नंबर का। क्या अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है? क्या है अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य? क्या है कि शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्यक्रम का पूरा होना, या बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही है। जल्दी से आप बताइए, टाइम को देते हुए। टाइम हमने दे दिया 10 सेकंड का। जल्दी से बता दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा सही है? अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। अधिगम प्रतिफल का जो तात्पर्य क्या है? बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है कि अधिगम आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? अभ्यास पर, प्रशिक्षण पर, अनुभव पर, या उपयुक्त सभी पर? आप लोग सभी लोग बताइए किस पर आधारित होता है। 10 टाइम हमने दे दिया 10 सेकंड का। 10 सेकंड आपके पास टाइम है, जल्दी से सोच कर बता दीजिए। जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा। जो अधिगम आधारित होता है वो अभ्यास पर भी होता है, प्रशिक्षण पर भी होता है, और अनुभव पर भी होता है। चलिए समझ में आ गया होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है। अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है बुद्धि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, शिक्षण का सिद्धांत। चलिए स्टूडेंट जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, कि अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है कौन सा है? बुद्धि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, या अधिगम का सिद्धांत, या शिक्षण का सिद्धांत?
चलिए जल्दी से बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अधिगम का सिद्धांत है। वो कौन सा सिद्धांत है? अधिगम का सिद्धांत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 37 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ गया है, ये लीजिए। सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए आईपी पावलोव ने प्रयोग किया। ये आप लोगों को मैं 37 नंबर का जो हम क्वेश्चन है ये हम अपने मतलब आप हमारे कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन आईपी पावलोव ने, आईपी जो पावलोव थे इन्होंने किस पर किया था। इस सभी लोगों को पता होगा, मैं आशा करता हूँ इसका जो आंसर हमारे ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आएगा ये सही आएगा। सभी लोगों को इसका ऑप्शन सही होगा, चूहे, कुत्ते, बिल्ली या बंदर पर। चलिए अगले क्वेश्चन के 37 नंबर हमारा कमेंट बॉक्स में आप बताइए। 38 नंबर का जो है, अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने दिया। बात समझिए कि अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने दिया। जो दिया टालमेन, हल या बांडुरा या गुथरी। तो सभी लोगों को पता होगा किसने दिया था, वो टालमेन ने दिया था। अव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने दिया था? टालमेन ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है। अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है। अनुबंधित जो प्रक्रिया सिद्धांत है वो क्या है? आप सभी लोग बताइए कौन सा है? बुद्धि का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत या शिक्षण का सिद्धांत। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है। चलिए जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप ही लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अधिगम का सिद्धांत हो जाएगा। ये अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत होता है। चलिए समझ में आ गया होगा। 40 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? संज्ञानवादी जो थे, बहुत सरल क्वेश्चन आया है, बहुत सरल है। एक अन्ना फ्रायड, एरिक फॉर्म या जीन पियाजे या लियोन फेस्टंगर। तो आप सभी को इसका भी आंसर पता ही होगा, जीन पियाजे थे। कौन थे? जीन पियाजे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, कोहलर को अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। इसका भी आंसर काफ़ी क्वेश्चन सरल आते भी हैं और ये सरल है भी कि पुनर्बलन का सिद्धांत कौन सा है? पहला पुनर्बलन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो आप सभी लोग इसका आंसर सही बताएंगे। इसका जो सही आंसर था वो था अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कोहलर के बारे में तो आपको पता चलेगा कि अंतर्दृष्टि इनका कई नाम था और ये नाम से मतलब जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या दिया है? हम थोड़ा पतली लाइन अपनी करे दे रहे हैं कि चलिए, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टरों के इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंधित यह उदाहरण है। प्राचीन अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का या प्रयास एवं त्रुटि का या सामाजिक अधिगम का। मतलब एक बच्चा, 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या है। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही है। एक हम फिर से पढ़े दे रहे हैं लाइनों को। एक बच्चा किसी डॉक्टर्स को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर के इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध यह उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है आप लोग बता दीजिए। इसका बहुत सही क्वेश्चन आंसर है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सभी लोग जानते हैं कि जो बच्चा है वो प्राचीन में उससे अनुबंधित हो चुका है। उससे क्या है? अनुबंधित हो चुका है। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो आंसर है हमारा प्रश्न है 43 नंबर का 43, वो क्या है कि निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर व अनुकरण करके भी सीखते हैं। प्रयास एवं त्रुटि, सामाजिक अध्ययन, सूझ या संबंधवाद। इसका भी करेक्ट आंसर बहुत लोग हमको देंगे। चलिए बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 43 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देख कर व अनुकरण करके भी सीखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा आप लोग बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सामाजिक अधिगम भी है। वो क्या है? सामाजिक अधिगम भी हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन व्यवहारवादी नहीं है। तो सभी को पता होगा कि व्यवहारवादी कौन नहीं है। जीवी वाटसन, इवान पावलोव या बीएफ स्किनर या सिगमंड फ्रायड। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए जल्दी से। हमारे टाइम 10 सेकंड देते हुए आप सभी लोग बताइए। और वीडियो यदि आपको मतलब किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में करिए और
यदि वीडियो मतलब कन्फ्यूजन है और उसको समझ नहीं पा रहे तो वीडियो को स्टॉप करिए, उस लाइनों को पढ़िए, उन लाइनों को समझते ही आपका आंसर सही होगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ आप लोगों से। चलिए 44 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर है वो सही है, कौन सा है बता दीजिए। 44 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। वो कौन हो जाएगा? सिगमंड फ्रायड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कि धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, या कोहलर का सिद्धांत, या हॉल का सिद्धांत, ये भी आप लोगों को पता होगा। धीमी गति से सीखने वाले बालक को क्या कहते हैं? 10 सेकंड का टाइम लीजिए आप लोग और जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। चलिए बताइए स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। जल्दी से स्टूडेंट, जल्दी से, थॉर्नडाइक का सिद्धांत ही धीमी गति से सीखा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा। ऋणात्मक स्थानांतरण होगा, शून्य स्थानांतरण होगा, धनात्मक स्थानांतरण होगा, गति स्थानांतरण होगा। सभी लोगों को पता होगा, सभी लोगों ने साइकिल चलाई भी होगी। साइकिल जो है ये सभी लोगों ने लगभग चलाई होगी। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि 100% पर 90% लोगों ने चलाई होगी, बचपन में कभी ना कभी चलाई होगी। तो मतलब जब आप साइकिल चला चुके बाद में मतलब स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा तो कौन सा होगा? उसका आप अपने समझ से बताइए कौन सा होगा। ये पेडालॉजी का, ये भी क्वेश्चन आए हैं, काफ़ी क्वेश्चन आए, मैंने बताया नहीं कि ये पेडालॉजी का है, काफ़ी क्वेश्चन मिले हैं और दोनों मिक्सिंग है। मैं बता तो रहा हूँ दोनों मिक्सिंग है। आप इसका करेक्ट आंसर हमको हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये भी तो धनात्मक है क्योंकि हम भूले थोड़े नहीं हैं, साइकिल हम सीखे हैं और प्लस स्कूटर भी सीख लें तो दोनों धनात्मक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि गेस्टवाल्डियो के अनुसार, गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार व्यक्ति किस वस्तु को देखता है? किस वस्तु को देखता है? किसी विशेष भाग के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर, आवश्यकता के अनुसार, या समग्रता के आधार पर? चलिए 10 सेकंड का आप लोगों के सामने टाइम है और इसका पालन करते हुए आप लोग करेक्ट आंसर बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो समग्रता के आधार पर। किसके आधार पर? समग्रता के आधार पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। एक 37 नंबर का हमने क्वेश्चन दिया था, एक 48, 37 और 48, मतलब जो हमारा डिफरेंट है वो कितने का डिफरेंट है सभी लोगों को पता होगा। डिफरेंट काफ़ी नहीं है, 11 नंबर का डिफरेंट है, बहुत अच्छी संख्या है। मतलब 37 और 48 दोनों का आप हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मैं पढ़े दे रहा हूँ एक बार। क्या है कि चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था? चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था? वाटसन ने, कोहलर ने, फ्रायड ने, वुंड ने। हम आशा करते हैं ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और यदि हमारे चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्योंकि आपको निश्चित ही चैनल से मदद मिलेगी। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में हमारे आंसर देना। अगला क्वेश्चन जो है कि क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से संतोष होता है। बात समझिए, थॉर्नडाइक के कौन सा नियम इंगित करता है? क्रिया, देखिए क्या लिया, क्रिया की मतलब क्रिया की सफलता से संतोष। क्रिया यदि करोगे तो सफल होगा जाओगे, असफलता से संतोष होता है। मतलब किस? थॉर्नडाइक का जो है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, एक प्रतिक्रिया का नियम। चलिए इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। क्या इसका आंसर हो जाएगा कि जो होता है क्रिया का सफल प्रयास जो होगा प्रभाव का नियम। क्या होगा? प्रभाव का नियम। यदि देखिए हाँ, और हम बता दे रहे हैं कि जो थॉर्नडाइक थे इन्होंने मुख्य नियम जो दिए थे 3 नियम थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ये क्या थे? मुख्य नियम। और गौड़ नियम इन्होंने कितने दिए थे? गौड़ नियम जो इन्होंने दिए थे वो कितने दिए थे? वो 5 दिए थे। कितने दिए थे? 5 गौड़ नियम 5 दिए थे। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को ये जो सब्सक्राइब है, रेड जो है बेल, इसको दबा दीजिए, यानी कि अगली आने वाली वीडियो आपको पसंद मतलब जल्द ही पता चल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं। इसका क्या है? किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? किस नियम से संबंधित है? इसका जो हो जाएगा आप लोग बता दीजिए, जल्दी से बताइए किस नियम से। मतलब बार बार जब हम किसी कार्य को करते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, या प्रभाव का नियम, या बहुक्रिया का नियम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हम बार बार किस कार्य को मतलब अभ्यास जब करेंगे तभी तो बार बार होगा। आई होप 50 में से आप लोगों के कम से कम नहीं तो सही होंगे 40 से 45 के बीच में आप लोगों के सही होंगे। यदि इससे ज़्यादा कम है तो आप लोग ज़रूर मेहनत करिए क्योंकि पेपर अब सरल नहीं आते हैं, थोड़े टफ आते हैं। अब मेहनत करिए, आपका ज़रूर मतलब सिलेक्शन यानी कि सीटेड निकल जाएगा। और हाँ, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।